नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण देवबन नक्सल। दोस्तों, एक आध महीना पहले एक मूवी निकला था कश्मीरी फाइल्स, और कश्मीरी फाइल्स के कारण से आज देश में कश्मीरी पंडित के बारे में रोने वाले बहुत हैं, रोने वालों की संख्या बहुत है, लड़ने वालों की संख्या बहुत है। अब जितने कश्मीरी पंडित कश्मीर घाटी से बेघर हुए थे और रेफ्यूजी बन गए थे, उससे कई ज़्यादा प्रमाण में भारत में और ख़ास करके मैं कहूँगा मुंबई जैसे शहरों में रेफ्यूजीज़ हैं, और उनके बारे में न कोई पिक्चर बनेगा, न कोई उनके बारे में रोएगा, उनके बारे में पूछने वाला कोई नहीं है। ये भी रेफ्यूजीज़ हैं, ये भी बेघर हैं, और इनकी हालत कश्मीरी पंडित की हालत से शायद बदतर है, क्योंकि कश्मीरी पंडित के पास एक आइडेंटिटी है। वो कह सकते हैं हम कश्मीरी पंडित हैं, कश्मीर घाटी से हम भागे थे, हमें बेघर किया गया था। एक विलन भी है, सामने विलन है, विलन का नाम है मुसलमान विलन है, या फिर पाकिस्तान, या फिर मिलिटेंट्स, एक विलन है। लेकिन रेफ्यूजीज ऑफ रीडेवलपमेंट के बारे में कोई विलन नहीं है, उनके बारे में कोई पिक्चर नहीं बनेगा। उनके बारे में उनके जो विलन्स हैं वो प्रशासन है, वो हमारी गवर्नमेंट है, वो बिल्डर्स हैं, और सोसाइटीज़ के जो मैनेजिंग कमिटीज़ हैं वो खुद विलन्स हैं। उन्होंने खुदकुशी करी, ऐसे समझ के चलना चाहिए। और उनके अंदर जो रह रहे थे वो सारे लोग बेघर हो गए। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं उन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ की जिसमें मिडिल क्लास लोग रहते हैं, आम आदमी रहता है। कभी 3, 4, 5 माले का बिल्डिंग होता है, शायद 25, 30, 35 साल पहले बना हुआ कोई बिल्डिंग था या है, और उसमें रहने वाले जो लोग हैं वो बिल्कुल लाचार हो जाते हैं जब उनका जो मैनेजिंग कमेटी है वो रीडेवलपमेंट की तरफ भागने लगता है। अब दोस्तों, आप कहोगे रीडेवलपमेंट का इलाज क्या है, क्योंकि बिल्डिंग पुराना हो रहा है। तो मैं ये कहूँगा दोस्तों, कुछ बीमारियां ऐसे होते हैं ना, उसके इलाज हो ना हो, लेकिन उसके इलाज करने के चक्कर में लोग मारे जाते हैं। यानी हो सकता है कि किसी को कैंसर है, लेकिन वो सर्जरी करोगे तो डेफिनेटली मर जाएगा, आदमी को मरना ही मरना है, या फिर उसका रिस्क इतना ज़्यादा है कि वो न करो तो शायद बेहतर हो सकता है, या कोई दूसरा तरीका ढूंढा जाए तो शायद बेहतर हो सकता है। मैं जो बात कर रहा हूँ रीडेवलपमेंट के रेफ्यूजीज़ के बारे में, वो रीडेवलपमेंट के रेफ्यूजीज़ मुंबई में, मैं आज के तारीख में मैं कह रहा हूँ, गिनेंगे तो शायद 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख फैमिलीज़ मिलेंगे, फैमिलीज़, यानी कि 25 लाख जितने लोग होंगे शायद। और उनकी लाचारी देखो कि उनके पास एक एसेट है, एक घर है, वो घर की कीमत शायद 20-25 लाख है, शायद 50 लाख है, शायद 1 करोड़ है। वो घर है, उनकी एंटाइटलमेंट है, उनका घर तोड़ा गया। क्यों? रीडेवलपमेंट के लिए उनका घर तोड़ा गया। किस तरह से तोड़ा गया? तो भाई कानूनी तरीके से तोड़ा गया। इनफैक्ट इतनी कानूनी तरीके से तोड़ा गया कि शायद अगर किसी ने उसे रोकने की कोशिश की तो पुलिस आके खड़ी हो जाएगी, कोर्ट के ऑर्डर्स निकल जाएंगे उनके नाम से कि इसको वैकेट करो भाई, या आदमी को वैकेट कराओ। किसके तरफ से? बिल्डर के तरफ से, सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी के तरफ से। मैनेजिंग कमेटी भी लोग तो वहीं रह रहे हैं, वो भी तो विक्टिम्स हैं, वो भी तो रेफ्यूजीज हो जाते हैं, लेकिन उस समय उनको लगता है कि वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, उनको लगता है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं अपनी सोसाइटी के लिए। और जो लोग रीडेवलपमेंट रोकना चाहते हैं वो विलन्स हैं, वो ब्लैकमेल कर रहे हैं बिल्डर को। तो मैनेजिंग कमेटी जो है
वो अक्सर रीडेवलपमेंट में बिल्डर के तरफ चला जाता है और अपने ही मेंबर्स के खिलाफ, अपने ही ऑर्डिनरी मेंबर्स के खिलाफ लड़ाई छेड़ लेता है मैनेजिंग कमेटी। उनको उनके ऊपर पेनल्टीज करेगा, उनके ऊपर पता नहीं क्या क्या अत्याचार करेंगे, उनको पेपर्स नहीं देंगे, उनके साथ कोई अग्रीमेंट साइन नहीं करेंगे, उनका बहिष्कार करेंगे। ये होता है सोसाइटीज में। और उन्हीं के पड़ोसी उनसे मुकर जाते हैं। कोई उनको सहारा देने वाला नहीं होता है, कोई उनसे बात करने वाला नहीं होता है। लाचार हो जाते हैं लोग। बिल्डर से क्या दो सवाल कर लिया, लड़ना नहीं है, सवाल करना है। सिर्फ सवाल किया कि भाई साहब, आप जो कह रहे हो अपने फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, जरा आप अपने बैलेंस शीट्स तो जरा दिखाइए, अपने और 3 साल के ऑडिटेड बैलेंस शीट्स तो एक बार सामने रखिए, ताकि हम जान सकें कि आपकी फाइनेंशियल रिकॉर्ड क्या है, स्टैंडिंग क्या है। अगर आप हमारे बिल्डिंग को तोड़ के दोबारा बनाना चाहते हो तो शायद उसकी कीमत 10 करोड़ 15 करोड़ का एक प्रोजेक्ट बनेगा। 15-20 करोड़ का प्रोजेक्ट करने के लिए आपके पास आपका जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट पे 2-5 करोड़ का तो एसेट होना चाहिए, बाकी का आप लोन ले लोगे। है उतना। अगर आप बिल्डर से सवाल करते हो तो आप विलन हो जाते हो। सोसाइटी आपको विलन बना देगी। आपके सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी वाले आपको बहिष्कार करेंगे, बाहर निकाल देंगे, गाली गलौज करेंगे, मीटिंग से थप्पड़ मारेंगे, मीटिंग में थप्पड़ मार के गाली दे के बाहर निकालेंगे कि तू देशद्रोही है, तू हमारे सोसाइटी में रहने के लायक नहीं है, सोसाइटी का दुश्मन है। वो बेचारा तो बेघर हो ही जाता है, साथ में पूरी सोसाइटी बेघर हो जाती है, सबकी बोलती बंद। और बेघर हो जाते हैं। रीडेवलपमेंट में ऐसे होता है कि बिल्डर लोगों को ऑल्टरनेटिव एकोमोडेशन के लिए पैसे देने वाला होता है, भाड़ा देने वाला होता है। डेवलपमेंट एग्रीमेंट में लिखवाते हैं कि 3 साल में इतना दे देंगे, 1 साल में यानी हर एक महीने के 25,000 रुपये देंगे, प्लस 1 महीने का एडिशनल देंगे इसके लिए टुवर्ड्स ब्रोकरेज वगैरह वगैरह सब लिखवाते हैं। बैंक गारंटी भी लिखवा लेते हैं। भाई डेवलपमेंट एग्रीमेंट में जो लिखवाया है उसको अमल कौन करवाएगा? अगर बिल्डर उसकी अमल बजावनी नहीं करता है, उसको फॉलो नहीं करता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करता है, तो उसका अमल करवाएगा कौन? सोसाइटी। सोसाइटी को करवाना चाहिए। सोसाइटी मतलब मैनेजिंग कमेटी, ऑफिस बेरर्स। भाई लेकिन ऑफिस बेरर्स तो बिल्डर्स के गोद में जाके बैठ जाते हैं, वो तो उसके सगे हो जाते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट पीएमसी, जिसको रखा गया है कि वो सोसाइटी को एडवाइस करे, वो सोसाइटी को टेक्निकल एडवाइस दे, लीगल एडवाइस दे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट भी बिल्डर के तरफ हो जाता है, बोलने को तैयार नहीं। सब लोग एक साथ बैठे हुए हैं, बिल्डर के बाजू में, आजू बाजू में, इर्द गिर्द में, यानी एकदम चडी बडीज की तरह बैठे हुए हैं। मैनेजिंग कमेटी, बिल्डर, पीएमसी और सामने के साइड में बैठे हैं ऑर्डिनरी मेंबर्स। अगर प्रोजेक्ट में डिले होता है, 3 साल में कंप्लीट होना था, 4 साल में कंप्लीट होना था, नहीं हुआ, 5 साल, 6 साल, 10 साल, बिल्डर प्रोजेक्ट लेके फेल होता है तो उसको कोई जवाबदार ठहराने वाला है ही नहीं। सोसाइटी वाले ठहराते नहीं है, कोर्ट में जाते नहीं है। अगर आप एज एन इंडिविजुअल जाना चाहोगे तो कोर्ट आपको खड़ा नहीं करेगा। कोर्ट कहेगा नहीं, आपकी कोई लोकस स्टैंड ही नहीं है, सोसाइटी को आना चाहिए, बिकॉज सोसाइटी हैज एंटर्ड इनटू डेवलपमेंट एग्रीमेंट विद द बिल्डर। रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट सोसाइटी के साथ है। तो ऐसे करके रीडेवलपमेंट सोसाइटीज की जो हालत है वो इतनी खराब है, किसी के 10 साल, किसी के 20 साल, किसी के 25 साल निकल जाते हैं। जिस घर को उन्होंने दिया था बिल्डर के पास कि भाई ठीक है, वी आर गिविंग यू पीसफुल पोजेशन,
ये लो हमारा मकान हम खाली करके दे रहे हैं, मकान को तोड़ दो, नया मकान बनाओ, हमें रिहैबिलिटेशन के लिए हमारा घर दे दो दोबारा। वो रिहैब भी कहना गलत है क्योंकि ये मिडिल क्लास है, ये कोई SRA नहीं है। भाई साहब हमें हमारा घर दे दो जो एज एग्रीड अपॉन 20% बड़ा होगा, 25% बड़ा होगा या नहीं भी होगा। कॉर्पस फंड दे रहे हो, सोसाइटी को कॉर्पस दे रहे हो, इंडिविजुअल को कॉर्पस दे रहे हो, वगैरह वगैरह, हार्डशिप कॉम्पेंसेशन दे रहे हो, रेंट दे रहे हो। आप अपने तरफ से जो करना था अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट वो करके निकल जाइए बस। और बाकी का जो है, जितना आपके पास डेवलपमेंट पोटेंशियल है, उस डेवलपमेंट पोटेंशियल को आप एक्सप्लोर करिए। आपको FSI मिलता है तो बनाइए आप, 10 माला 20 माला 30 माला जो बनाना है बनाइए, आप बेचिए, कमाइए। यही तो होता है सोसाइटी का रीडेवलपमेंट। लेकिन सोसाइटी का रीडेवलपमेंट कभी कभी 10 साल 15 साल 20 साल के लिए स्थगित हो जाता है। क्यों स्थगित होता है? इसलिए नहीं स्थगित होता है क्योंकि सोसाइटी वालों की कोई गलती थी, इसलिए स्थगित होता है क्योंकि बिल्डर का प्लानिंग गलत था और शायद बिल्डर का इरादा भी गलत था। इरादे इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि बिल्डर्स इस लालच में रहते हैं कि मैं कम से कम कैसे दूं सोसाइटी को और ज्यादा से ज्यादा कैसे कमाऊं, पब्लिक को एक्सप्लॉइट कैसे करूं, सोसाइटी को एक्सप्लॉइट कैसे करूं, मैनेजिंग कमेटी वालों को अपने तरफ कैसे करूं। और बाय द वे, मैनेजिंग कमेटी वालों को अपने तरफ करने के लिए कोई खास टैलेंट की जरूरत नहीं है, घी वाली रोटी की भी जरूरत नहीं है। घी की बू आएगी तो सोसाइटी वाले उनके तरफ, बिल्डर के तरफ हो जाते हैं। जरूरत नहीं है कि बिल्डर करप्शन करे और उनको कुछ दे। सिर्फ एक विचार आता है लोगों के दिमाग में कि अरे बिल्डर इतना बड़ा आदमी है, उसको सपोर्ट करो, वो हमको सपोर्ट करेगा, वो हमारे लिए कुछ ना कुछ करेगा। बिल्डर भी ऐसे ही कुछ वेगली बोल देता है कि हाँ भाई तुम मेरा देखो मैं तुम्हारा देखता हूं, तुम मेरी खुजाओ मैं तुम्हारी खुजाऊंगा। कुछ ऐसा वेगली बोल देगा, प्यार मोहब्बत से हंस के बोल देगा और लोग उसके ऊपर लट्टू हो जाते हैं। अरे सोसाइटी वाले सारे के सारे, मतलब जो बिल्डर को जवाबदार ठहराना चाहता है वो विलन बन जाएगा। उसको लोग चप्पल मारते हैं, उसको लोग पता नहीं क्या क्या कह देंगे। सवाल पूछने वाला कोई रहता ही नहीं है। आप पूछोगे न्यायपालिका किस लिए है, कानून व्यवस्था किस लिए है, पुलिस किस लिए है। भाई साहब आप इंडिया में रह रहे हो, गेट रियल। थोड़ा सा यार, यानी हमारी जो व्यवस्था है, कानून व्यवस्था क्या है, आपको समझ में आना चाहिए। तारीख पे तारीख वगैरह डायलॉग्स तो आपने सुने हैं। ऐसे बहुत सारे पिक्चर है जहाँ पे न्यायपालिका क्या चीज़ है वो आपको समझाया गया है, आप समझते हो। किसी को न्यायपालिका में भरोसा नहीं है, कोर्ट में किसी को भरोसा नहीं है। भरोसा है तो क्रिमिनल्स को भरोसा है, क्रिमिनल्स को पूरा भरोसा है क्योंकि उनको प्रोटेक्शन मिलेगा। कैसे मिलेगा? क्योंकि वो जानते हैं कि न्यायपालिका का इस्तेमाल कैसे करना है, इसलिए उनको प्रोटेक्शन मिलता है। इस्तेमाल, क्योंकि वो इस्तेमाल करते हैं। आम आदमी के लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है। अब आपका जो टिपिकल डेवलपमेंट, रीडेवलपमेंट का जो रेफ्यूजी है, उसका क्या हाल है? उसका हाल ये है कि वो पहले से जानता था कि जिस बिल्डर को हम अपॉइंट करने जा रहे हैं, हमारी सोसाइटी अपॉइंट करने जा रही है, वो नाकारा है, वो निकम्मा है या वो डाउटफुल है। और सोसाइटी गाइडलाइंस के हिसाब से नहीं जा रही है। बने हैं 79A गाइडलाइंस। महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज डिपार्टमेंट ने, जो रजिस्ट्रार का जो डिपार्टमेंट है, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने 79A के गाइडलाइंस इश्यू किए हैं कि किस तरह से आपको मीटिंग्स होल्ड करना चाहिए, एजेंडा में क्या लिखा हुआ होना चाहिए, मिनट्स, यानी किस तरह से रीडेवलपमेंट को एक डेमोक्रेटिक प्रोसीजर से आगे बढ़ाया जाए, लोकतांत्रिक तरीके से सबको साथ में लेते हुए, सबको कंसल्ट करते हुए किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, इसका एक पूरा फॉर्मेट है 79A गाइडलाइंस। 79A गाइडलाइंस को किस तरह से चीट करना है, मतलब
उसका इस्तेमाल करके एक पूरा ढांचा बना देते हैं पीएमसी और बिल्डर। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट मीटिंग और एजेंडा पेपर्स की तैयारी करके आएगा, मीटिंग के मिनट्स और एजेंडा तैयार, ऑलरेडी रेडी। वो पूरा ढोंग रचाया जाता है कि सोसाइटी वालों को साथ में लिया, सोसाइटी वालों को समझाया। और दूसरी बात यह है कि सोसाइटी वाले भी भेड़ बकरी की तरह चलते हैं, एब्सोल्युटली नो क्वेश्चंस। उनके अंदर दिमाग है, ऐसे आपको लगेगा ही नहीं अगर आप सोसाइटी के मीटिंग में जाओगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, सोसाइटी का रीडेवलपमेंट कैसे होता है। टिपिकल मैं आपको एक तरीका बताता हूं। सोसाइटी के पास कन्वेंस आ जाता है, कन्वेंस आया मतलब लोग खुश, लोगों को लगता है अरे हमारा जमीन अब हमारा ही हो गया, बिल्डिंग हमारा ही हो गया। कैसे कन्वेंस मिला भाई? डीम्ड कन्वेंस करवाया आपने। अब वो डीम्ड कन्वेंस का जो प्रोसेस था वो एक अलग प्रोसेस है, मैं उसमें नहीं जाता हूं, लेकिन आपको कन्वेंस मिल गया, ये एक रूट है। आपको कन्वेंस मिलते ही पब्लिक खुश होना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन आपको ये पता नहीं है कि आपकी जो मैनेजिंग कमेटी है उसके मन में खुदकुशी का इरादा जगा हुआ है, खुदकुशी एक्चुअली। अब ये मैनेजिंग, वो कहते हैं ना गिदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ दौड़ता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी की मौत आती है, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की, तो रीडेवलपमेंट की तरफ दौड़ता है। अब उनके दिमाग में विचार आता है, अरे यार अब कैसे रीडेवलपमेंट किया जाए। शायद बिल्डिंग का कंडीशन अच्छा है, शायद बिल्डिंग का कंडीशन अभी भी ठीक है, माइनर रिपेयर से आप काम चला सकते हो, लेकिन सपने देखने लगते हैं। क्या सपना क्या है? अरे बिल्डिंग नया बन जाएगा, हमारे घर बड़े बन जाएंगे, 20-25% बड़ा मिलेगा वगैरह वगैरह, यानी हमको कॉर्पस फंड मिलेगा, हम मालामाल हो जाएंगे, हमारी लॉटरी लग जाएगी। शॉर्ट में इस तरह का सपना देखने लगते हैं। अब सपना देखने लगते हैं, मैनेजिंग कमेटी क्या करता है पता है? क्या करता है? जो रूटीन पेंटिंग, लीकेज रिपेयर और मेंटेनेंस और ये जो बारिश में फिसलन होता है, लील जिसको कहते हैं, जो ज़मीन पे आ जाता है फिसलन, वो उसको निकालना, ये सब छोड़ देते हैं, काम करवाना छोड़ देते हैं। यानी बिल्डिंग में बड़े बड़े क्रैक्स आने को शुरू हो जाते हैं, डिटीरियोरेट होना शुरू हो जाता है। अब जैसे ही डिटीरियोरेशन दिखने लगा, एक आध प्लास्टर का गड्ढा गिरा, कभी ये स्टेयरकेस में से गड्ढे बड़े बड़े प्लास्टर के थाड़ थर के गिर गए, कभी किसी के घर में गिर गए और लोग कहते हैं अरे बाप रे ये मेरे सर पे गिरा होता तो मैं मर गया होता वगैरह वगैरह। तो ये इस टाइप के 2-3 इंसिडेंट होते हैं। तब पता चलता है अच्छा अंदर के सलिए जो हैं वो सड़ने लगे हैं, सीमेंट कंक्रीट सड़ने लगा है। अच्छा ठीक है, तो चलो अपने स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स को बुलाते हैं और स्ट्रक्चरल ऑडिट करवाएंगे। स्ट्रक्चरल ऑडिट करवाते हैं। अगर बिल्डिंग की हालत ख़राब नहीं है तो स्ट्रक्चरल ऑडिटर कहेगा पर फ्लैट आप शायद 50,000 या 1 लाख भी निकालोगे तो ये बिल्डिंग का पूरा एकदम अच्छे से मेंटेनेंस हो जाएगा और अगले 10-15 साल 20 साल के लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस रेगुलर पेंटिंग करते रहो, सब क्रैक्स रिपेयर सब कुछ हो जाएगा, गनाइटिंग हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। स्ट्रक्चरल ऑडिटर ये टाइप का रिपोर्ट भी दे देता है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि बिल्डिंग में जान है। ये बिल्डिंग में कुछ बिल्डिंग्स होते हैं जो बिल्कुल ही बूढ़े बुजुर्गों की तरह झुक गए होते हैं, उनका कमर झुक गया होता है, उनकी हड्डी में कहीं ताकत नहीं है, वो टाइप के भी बिल्डिंग्स हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी भी बात करते हैं। लेकिन ये थोड़ी सी अगर पावर है बिल्डिंग में कि वो खड़े रहेगा, सिर्फ उसका मेंटेनेंस ठीक से करो, तो सोसाइटी वालों का एक मीटिंग बुलाया जाता है। अरे भाई देखो, हाँ, और एजेंडा क्या होता है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग टू डिस्कस जनरल रिपेयर्स एंड कमेंट्स ऑफ द स्ट्रक्चरल ऑडिट। एजेंडा में रीडेवलपमेंट का बात नहीं किया, लेकिन मीटिंग में बात कुछ ऐसे चलेगी।
अच्छा सुनो भाई, अच्छा और यहाँ पे क्या है, मैनेजिंग कमेटी वाले भी बैठे हैं, कुछ चमचे लोग उसके वो साइड में बैठे हैं, और चमचे नहीं भी हैं तो भी वो चमचे हो जाएंगे, क्योंकि वो भेड़ है, बकरी है, वो कटने के लिए बने हुए हैं। अरे सुनो भाई, तो हमारे स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट हम पढ़ रहे हैं और उसमें ऐसे लिखा है कि भाई हमारा सोसाइटी जो है 40 फ्लैट का सोसाइटी है, और वो कह रहे हैं कि 20 लाख रुपया लगेगा फॉर स्ट्रक्चरल रिपेयर्स। अब एक प्रस्ताव है कि स्ट्रक्चरल रिपेयर्स न करें और रीडेवलपमेंट में चले जाएं, तो आपका क्या मानना है? क्या हमें स्ट्रक्चरल रिपेयर्स करना चाहिए? स्ट्रक्चरल रिपेयर्स करेंगे तो हर एक को 50,000 रुपया निकालना पड़ेगा। अब सब लोग रह रहे हैं 600-700 स्क्वायर फीट में, पुराने वाले घर में। अच्छा, बाय द वे मेंटेनेंस ऐसे बिल्डिंग्स का बहुत लो होता है, यानी 1000, 2000, 3000 वो टाइप का कम होता है। अगर रीडेवलपमेंट हो जाएगा, यही लोगों के जो मेंटेनेंस चार्जेस हो जाएंगे ना, मंथली मेंटेनेंस, वो 12,000, 15,000 हो जाएंगे। लेकिन ये सब उनको तभी सोचना नहीं होता है। तो ये क्या कहते हैं, अरे 50,000 निकालने हैं पर फ्लैट। नहीं निकालना है, क्यों निकालेंगे? रीडेवलपमेंट में चले जाते हैं। कोई एक आप अगर सवाल भी करते हो ऐसे मीटिंग में, कोई सवाल भी करेगा, कोई कहेगा नहीं भाई रीडेवलपमेंट रिस्की है। अरे नहीं सर, देखो ना इतने सारे ये बिल्डिंग्स हो गए हैं, वो बिल्डिंग्स हो गए हैं। कोई इन बिल्डिंग्स की बात नहीं करता है जो नहीं हुए हैं, जो अटके पड़े हैं। जो अटके पड़े हैं 10 साल 20 साल से पड़े हैं, उनके लोग बेघर होके बूढ़े होके मर जाते हैं। जो लोग उसमें रहने वाले लोग होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे थे, वो सोसाइटी जब टूटा था, वो तो यार बड़े होके शादी के लायक हो गए, या शादी के लायक हुए तो भी उनकी शादी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि भाई उनका घर है नहीं, अभी भाड़े पे रह रहे, लड़की कौन देगा, ये टाइप के रीजन से उनकी शादी नहीं होती है। ऐसे ऐसे बनाव बनते हैं, लेकिन उनकी कोई बात नहीं करेगा। तो बात ये होती है, अरे नहीं हमको पैसे नहीं निकालना है, हमको फ्री में करना है, अरे बिल्डर हमको एक्स्ट्रा 25% देगा वगैरह वगैरह। चलो अच्छा, इनके पास इनको जरा पूछो, ये चेयरमैन, हाँ चेयरमैन कहता है मैं जानता हूँ एक अच्छे बिल्डर को। हाँ लेकिन इसका क्या, अपने प्रोसीजर्स का? अरे प्रोसीजर का छोड़ो भाई, अपने को क्या चाहिए, तुमको क्या चाहिए? अच्छा बिल्डर चाहिए ना, मैं अच्छा बिल्डर देता हूँ। ये सो एंड सो बिल्डर है, उससे अच्छा कोई बिल्डर है क्या, तुम जानते हो क्या? तो ये टाइप से दादागिरी, फुल दादागिरी में वो अपना बिल्डर लेके आएगा, बैठा देगा, उसको कटवट मिलता है पता नहीं, लेकिन वो बिठा देता है। कोई सवाल करेगा तो सवाल का जवाब नहीं। सोसाइटी वो IOD CC सब लेके आता है। कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट में पैसे खिलाने के होते हैं, वो एक बात अलग है, वो मैं बाद में आपको समझाऊंगा कैसे पैसे खिलाए जाते हैं। पर फ्लैट 30-35 हज़ार का फिक्स, या शायद उससे भी ज़्यादा। बिल्डर सिलेक्ट हो जाता है, सब कुछ रफा दफा, बिल्डिंग टूट जाता है, कोई पालघर रहने गया, कोई इधर कोई उधर, सब राम भरोसे। और समझाते रहूँगा। मैं हूँ आपका दोस्त कृष दी अर्बन नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद।